नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले इंडियन न्यूज के सारे दर्शकों को हरेली त्योहार की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के पहले लोक पर्व हरेली पर जनता को कई सौगातें राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार आज हरेली को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत भी करेगी, जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत आम जनता को लाभ पहुंचेगा। हरेली पर्व पर छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की खरीदी की भी शुरुआत करेगी। गौमूत्र की खरीदी और इससे कीटनाशक बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार गौठानों में गौमूत्र की खरीदी करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में हरेली पर्व से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की करसा गांव के गौठान में गौमूत्र की खरीदी कर इसकी शुरुआत की। रायपुर जिले में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत अभनपुर विकासखंड के नवागांव और आरंग विकासखंड के बड़गांव के गौठान से हुई। बता दें कि राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2 वर्ष पहले 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन से ही हुई थी। इसके तहत गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। देश दुनिया में गोबर की खरीदी की अभिनव योजना की सफलता ही इसका आधार बनी है। दिल्ली में भी हरेली त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है, यह दृश्य दिल्ली का है। हरेली की धूम अब देश की राजधानी दिल्ली तक है। लोग गेड़ी लेकर छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरेली का मनमोहक दृश्य देखकर मन गदगद हो गया है। सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि हरेली हरियाली का प्रतीक त्योहार है, इसलिए सभी अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रदेश की हरियाली को बरकरार रखें। कोरिया पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री अग्रवाल ने ईडी नियम अनुसार पूरे देश भर में कार्रवाई कर रही है। आखिर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेसी क्यों डरते हैं? हमारा छत्तीसगढ़ ईडी का नाम सुनते ही क्यों बेचैन हो उठता है? आखिर कांग्रेसी ही गड़बड़ियां क्यों कर रहे हैं? ये अवश्य ही विचार करने का विषय है। प्रमाण के आधार पे, सूचनाओं के आधार पे उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इन एजेंसियों को वो भी कोई स्वतंत्र इकाई तो हैं, ऑटोनॉमस उनको है, लेकिन वो भी एक कानून के दायरे में है। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ईडी से इतना डरते क्यों हैं लोग? जो गलत नहीं किया वो डरता नहीं है, और जो गलत किया वो क्यों ईडी से डरता है? ईडी भी अगर कुछ भी फैसला करेगा, उसके ऊपर भी कोर्ट है, उसके ऊपर भी अपील अथॉरिटी है, इतना घबराते क्यों है? और खासकर हमारा छत्तीसगढ़ ईडी के नाम से सुनते ही बेचैन क्यों हो जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा। कि सारी गड़बड़ियां जो है कांग्रेस के लोगों में ही क्यों मिल रही है, ये उनके विचार का विषय है। दंतेवाड़ा क्षेत्र के नारी निकेतन से अधीक्षिका का महिलाओं से पैर दबवाने व पैर का मालिश करवाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शोषण किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें नारी निकेतन की अधीक्षिका कल्पना रथ वहां रहने वाली महिलाओं का शोषण करती दिखी। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन अनाथ और बेसहारा महिलाओं का सहारा होता है, पर यहाँ तो अधीक्षिका का तानाशाही रवैया बर्दाश्त से बाहर हो गया था। फिलहाल कलेक्टर ने नारी निकेतन के अधीक्षिका व प्यून को निलंबित कर दिया है और जांच कमेटी गठित कर दोनों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संदर्भ में एक वीडियो जो है वायरल हुआ और उसके संदर्भ में मैंने महिला बाल विकास अधिकारी और जॉइंट कलेक्टर से उनका जो संयुक्त प्रतिवेदन लिया, उनका निरीक्षण करवाया। तो देखने में जो है प्रथम दृष्टया मामले में जो पर्यवेक्षक हैं जो है उनकी गलती देखने को मिली और इसीलिए उनको जो है निलंबन की कार्रवाई की गई और अन्य जो पर्यवेक्षक हैं उनको वहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है। अब आगे जो भी है जिनको निलंबित किया गया है उनके खिलाफ जो विभागीय जांच संचित करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के करीब 1 लाख पेंशनरों को भी 5% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़कर मिलेगा। पिछले मई को प्रदेश के कर्मचारियों को 5% बढ़ाकर डीए देने का ऐलान हुआ है। अब उन्हें 22% डीए मिल रहा है। इसी तरह अब पेंशनरों को 22% डीए मिल सकता है। इससे राज्य के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए सालाना भार बढ़ेगा। दरअसल इसकी पूरी संभावना इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश को मई से 5% डीए बढ़ाकर देने पर सहमति दे दी है।
एमपी से अलग होकर जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तभी से दोनों प्रांतों के बीच करार है कि वे जब भी बंटवारे में एक दूसरे को मिले पेंशनर्स का डीए बढ़ाएंगे, इसके लिए वे एक दूसरे की सरकारों से सहमति लेंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश ने अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे दिया है, इसलिए वह चाहती है कि पेंशनरों को भी उतना ही देने की छत्तीसगढ़ी मंजूरी दे दे। दोनों राज्यों की रजामंदी जरूरी है। इसी के तहत प्रदेश के वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश को पत्र भेजा है। बंटवारे के दौरान छत्तीसगढ़ के हिस्से में तत्कालीन 7 जिलों में लगभग 50,000 पेंशनर आए थे। बताया गया कि मध्य प्रदेश ने अपने पेंशनर्स को 12% डीए देने को कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ फिलहाल इतना डीए देने पर असमर्थता जता रही है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 34% मिल रहा है। यानी अभी उनसे राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स 12% पीछे हैं। इसी मुद्दे को लेकर अधिकारी व कर्मचारी 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब पेंशनर्स का 5% डीए बढ़ाने से कर्मचारियों व पेंशनर्स दोनों को 22% डीए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आदेश होते ही छत्तीसगढ़ में आदेश जारी होगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले अधिकारियों और कर्मियों ने तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। फेडरेशन के आंदोलन को नगर निगम के कर्मचारियों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर धरना दिया। प्रदर्शन में 54 संगठन के लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा, राज्य शासन विद्युत कर्मियों, आईएएस और शिक्षा विभाग को अलग अलग डीए दे रहा है। प्रदेश सरकार महंगाई व गृह भत्ता मामले को लेकर गंभीर नहीं है। फेडरेशन ने मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन है, महासंघ जो बना हुआ है, उस फेडरेशन के आह्वान पर 25 तारीख से 29 तारीख तक सामूहिक अवकाश पे गए हैं। उसमें सारे अधिकारी कर्मचारी गए हैं, तो हम नगर पालिक निगम राजनांदगांव के भी कर्मचारी पीछे क्यों रहे? भले ही हम 25 से नहीं किए, लेकिन आज 27 तारीख से उनके समर्थन पे हम लोगों ने भी आज काम बंद अपना हड़ताल रखे हैं, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि मांग पूरा नहीं होगा। उसमें मांगे हैं कि जो डीए है 34% केंद्र सरकार ने दिया है, तो राज्य सरकार को भी देना चाहिए। मुख्य मांगे हैं उसमें हमारा जो 7वां वेतनमान में हाउस रेंट गृह भाड़ा वाला है, और उनके साथ और भी जो अन्य मांगे हैं, प्रमुख मांगे में 2 मांगे प्रमुख हैं, और भी अन्य मांगे हैं। उसके समर्थन में भी ये हड़ताल में हम लोग यहाँ पर समर्थन में गए हैं। हम नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री से अपने कर्मचारियों के तहत और जनता के तहत संदेश देना चाहते हैं कि जो भी घटना होती है मुख्यमंत्री निवास में, उसकी वास्तविकता हमने आपके सामने रखा है कि कर्मचारियों से कैसे बात किया जाता है, अपने विधायकों से कैसे बात किया जाता है, किसानों से कैसे बात किया जाता है। इसको हमने नाटक रूप में परिवर्तित करके हमारे कर्मचारियों बंधुओं को दिखाया है, ताकि हमारे ऊर्जावान कक्का छत्तीसगढ़ कक्का इस नाटक के माध्यम से थोड़ा सा जागें, जो सोच में जागें और कर्मचारियों के प्रति अपनी जो भावना को इधर उधर कर रहे हैं उसको लाइन में ला के कर्मचारियों के प्रति रखें, और ताकि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको पूरा करें। और हम यही दिखाना चाहते हैं कि असलियत में होता क्या है, अंदर और बाहर की बातें को हमने रखा है। आपने भी देखा है हमारे कर्मचारियों ने आज हमारा राजनांदगांव विकासखंड पूरा 1000 से ज़्यादा कर्मचारी बैठे हैं, और उन्होंने इस नाटक के माध्यम से जाना है कि अंदर क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में क्या होता है और बाहर क्या आवरण क्या होता है, ये हमने बताना चाहा है। प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए आज हमारे कर्मचारी भाइयों ने एक बहुत ही जागरूकता लाने का प्रयास नाटक के माध्यम से किया है कि सरकार की स्थिति और देश की परिस्थिति, कर्मचारियों की क्या पीड़ा है। सरकार जानबूझकर चाहे अनजाने में जिस तरीके का भी कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये छोटी सी नाटिका थी और इसमें बहुत कुछ संदेश छिपा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कर्मचारी आक्रोशित रहेंगे, कर्मचारी आपके विकास की बहुत बड़ी कड़ी है, यदि ये संतुष्ट नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा उत्पन्न होगी। ये संदेश था, और हमारा आंदोलन और भी और उग्र रूप में जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मानव तस्करी मामले को लेकर बेमेतरा में माहौल गरमाया हुआ है। जिले के डंगनिया गांव के ग्रामीणों ने देवकर पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया है। इस गंभीर मामले में भीम रेजिमेंट और किसान नेता के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को जेल भेजना पड़ा। बेमेतरा जिले के ग्राम डंगनिया में मानव तस्कर एक किशोरी का 12 लाख में सौदा कर रहे थे। परिजनों की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने मानव तस्करी किए जाने की रिपोर्ट देवकर पुलिस चौकी में की, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध तस्करों पर मामूली आरोप लगाया। इससे ग्रामीणों को पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगी। इस मामले में भीम रेजिमेंट और किसान नेता योगेश तिवारी की अगुवाई में ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और चौकी प्रभारी व सहायक उप निरीक्षक को निलंबित करने की मांग की। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बेरला के निर्देश पर देवकर पुलिस ने मानव तस्करी का मामला दर्ज कर संदिग्धों को जेल भेज दिया है। रही से हमारे घर संतु मरार उतना पैसा 12-13 लाख दूँ कहीं से, तो मैं अपन बेटी कैसे सौदा कर दूँ बाबा ऐसे कहीं हम। तो वो चैनू नाम के वैसे तो वो तो ठेकेदार आगे चलो के संग बात करबे ऐसे कैसे रोक रहा। तब अब सब मैं पिल्ला जुड़ी आगे गाँव बस्ती की का बातें कैसे है कैसी अब मैं का जानू कहाँ लेके का कर ही तेला वही मन जानू। टाल मटोल करके ये मामला टाला जा रहा था, तो तत्काल में चौकी पहुंच हमने जानकारियां ली तो हमको पता चला कि एफआईआर अभी तक हुआ नहीं है और एफआईआर के नाम पर मारपीट और झगड़ा लड़ाई का एक धारा होता है 151, उसको लगाकर दोषियों को एसडीएम कार्यालय भेज दिया गया है और उसको जेल भेजेंगे करके बोले गए। लेकिन 151 में तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगी और जो लड़की है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा था वो एक नाबालिग लड़की है और वो स्कूल आती जाती है अपने गांव से 7 किलोमीटर देवकर। कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है और लड़की और सिर्फ उसकी मम्मी रहती है घर पे, अन्यथा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी। साथ ही उसके ऊपर धारा नहीं अटैच किया जाता है तो आज ही तत्काल में भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ थाना की घेराव करेगी और मांग अपनी आगे रखेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपराध पूरी तरह से घटित नहीं हुई है, ठीक है। वो लड़की को सौदा करने के लिए आया था, ठीक है। तो इस बात को हमको पूरी तसल्ली, और वो भी गांव का ही आदमी है, कोई बाहरी आदमी रहता जिसका पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहता कि वो ऐसा तरह से है, तो फिर प्रथम दृष्टि एकदम मामला एकदम क्लियर हो जाता। तो गांव का ही व्यक्ति है, हो सकता है मजाक में बोला है कि सही में बोला है कि ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, तो क्या इस चीज को एकदम क्लियर करना भी जरूरी था। तो अभी बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया है कि ठीक है, इस तरह से बात वो बोला है और उसके बाद हमको सबूत और गवाह प्रस्तुत किए हैं, तो हम इस मामले में अब फिर एफआईआर करके इसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे। सरगुजा के तीसरे दिन भी अधिकारी कर्मचारियों ने कलम बंद आंदोलन किया। कर्मचारियों ने अपना आंदोलन छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जारी रखा है। धरना पर बैठे कर्मियों ने केंद्र के समान भत्ता देने की पुरजोर मांग की है। सरगुजा जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की अनुवाई में 25 से 29 जुलाई तक काम बंद हड़ताल है। हड़ताल के तीसरे दिन सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने बंद को समर्थन दिया। कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने शासन से केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता का भुगतान किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगों को लेके पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक निश्चितकालीन आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। हम लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं
लेकिन इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार विधानसभा में प्रश्न ध्यानाकर्षण आने के बाद भी कर्मचारियों के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। इसलिए ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जिस एकजुटता के साथ, प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी जिस एकजुटता के साथ इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार घबराई हुई है। सरकार बात करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आज विधानसभा का आखिरी दिन है, हम समझते हैं कि आज भी वहाँ पे बात उठेगी और यदि सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती, आदेश जारी नहीं करती, तो हम फिर से एकजुट होकर पूरे प्रदेश के प्रांताध्यक्ष एक मंच पे आके और हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के बारे में विचार करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी जाएंगे। 12% जो डीए है, क्वार्टर अलाउंस है, और भी हमारे भाई लोग हैं और भी विभाग से कर्मचारी अधिकारी सभी हैं, तो सभी की मांगे सरकार से हमारी अनुरोध है कि वो जल्द ही जल्द पूरा करे। और इस स्थिति में भाई स्कूल, कार्यालय सब काम बंद रहेगा तो भाई प्रभाव तो पड़ेगा ये सबसे। तो हमारी अनुरोध है सरकार से। आज हमारा हड़ताल का तीसरा दिन है और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो महंगाई भत्ता है, 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता। हम उसे लेकर आज जो है तीसरे दिन हड़ताल पर बैठे हैं। 5 दिन का ये हमारा हड़ताल है। सामूहिक अवकाश लेकर सभी विभाग के कर्मचारी, सभी संगठन के साथियों के साथ हम अनवरत यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार जो हमारे साथ अन्याय, धोखा, छल कर रही है, जब इस सरकार अस्तित्व में नहीं थी तो बहुत सारे वादे हमारे ही धरना प्रदर्शन स्थल पे आके इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किया और उसी का परिणाम हुआ कि वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई बहुत प्रचंड बहुमत से। सरकारी कर्मचारियों का, पूरे कर्मचारी संगठनों का विशेष अहम योगदान था कि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया और जैसे ही वर्तमान में जो सरकार आई अपने अस्तित्व में, सबसे पहले कर्मचारियों को भूल गई। महंगाई भत्ते जैसे भत्ते के लिए हमें आंदोलन करना पड़े, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़े, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे सेवा शर्तों में है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत के सभी राज्यों ने 34% महंगाई भत्ता दे दिया, लेकिन यहाँ की सरकार इतनी निष्ठुर, इतनी हमारे साथ धोखा कर रही है। सबकी सारे परिपूर्ण है, सारे संपदाओं से, भू संपदाओं से, खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, पूरे अमीर राज्य है, इसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय, धोखा कर रही है। युवा कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सभी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस ने ईडी के सोनिया गांधी से बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। आज केंद्रीय जांच एजेंसी भाजपा की हो गई है, इसी वजह से कांग्रेसियों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह से देश में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज देखा जाए तो ईडी एक भाजपा के अधीनस्थ हो गई है और ईडी के माध्यम से बीजेपी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और बेवजह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। उन्होंने सारा जवाब जो दे चुका है उसके बावजूद परेशान कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। अब खबरें मध्य प्रदेश से। स्वच्छता में इंदौर लगातार पूरे देश में अव्वल स्थान पर रह रहा है। इंदौर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसी के चलते इंदौर में अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने एक फिंगरप्रिंट स्कैनर को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। पुलिस ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया है। यह फिंगरप्रिंट स्कैनर अपराधियों की धरपकड़ के लिए काफी कारगर साबित होगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि पूरे देश में यह अपने आप में पहला प्रयोग होगा जो इंदौर पुलिस करने जा रही है। इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ऐसे संदिग्ध अपराधी जो चेन स्नैचिंग, लूट और चोरी की घटना में शामिल है, यदि पुलिस कर्मियों को चौराहे पर धरपकड़ और चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो इस स्कैनर के माध्यम से उनके फिंगरप्रिंट तत्काल लिए जाएंगे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि यह व्यक्ति अपराध में लिप्त है और कौन कौन से मामले उस व्यक्ति पर दर्ज है। उनके डाटा को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा
और जैसे जैसे इसका आधार व्यापक होगा, इसमें भरे जाने वाले डाटा का स्वरूप बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रभावशीलता है, जो इम्पैक्ट है इसका, और तेजी से बढ़ेगा। अभी न सिर्फ देश में बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में इस तरह का उपकरण अभी प्रयोग में नहीं है, और इस तरह का तकनीक का इस तरीके से अपराधियों को रोकथाम के लिए मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है। बहरहाल बहुत ही एक ये मौलिक स्तर पर और बहुत ही प्रभावी प्रयोग है, और इसके सफल होने से निश्चित तौर पे अपराधों में कड़ी लगा। लगभग से कितना वक्त लगा इसको पूरा इस प्रोसेस को शुरू करने में? इसको लगभग 5 महीने लगे हैं इसको धीरे धीरे डेवलप करने में। लगातार इसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, इसमें अलग अलग चुनौतियां आ रही थी, और उसको धीरे धीरे दूर करके इसे। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धीरे धीरे इस तरीके के स्कैनर इंदौर के प्रत्येक थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दिए जाएंगे। जैसे जैसे स्कैनर के माध्यम से पुलिस के पास डाटा एकत्रित होगा, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को काफी हद तक सफलता मिलेगी। वहीं अन्य राज्यों में जाकर अपराध करने वालों का भी डाटा स्कैनर के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। तकनीक एक दुधारी तलवार होती है, और जिस तरीके से अपराधी तकनीक का इस्तेमाल करके कई बार अपराधों से बचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पुलिस भी उस तकनीक का इस्तेमाल करके उन तक और आगे बढ़कर पहुंचने की कोशिश करती है। और इस कड़ी में एक नया आयाम जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसा बायोमेट्रिक डिवाइस बनाया है जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति जिसके चौराहे पर चेकिंग होती है, अगर वो आपराधिक रिकॉर्ड है या कोई अपराध करके बचने की कोशिश कर रहा है और पुलिस का डाटाबेस में वो डाटाबेस उसका मौजूद है, तो एक छोटे से डिवाइस से, जो बायोमेट्रिक डिवाइस जिस पे सामान्य तौर पे हम मुख्य तौर पे जब हम मोबाइलों पे सत्यापन कराते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां उस तरह के बायोमेट्रिक डिवाइस को सत्यापन करने में प्रयोग करती है। उस तरह के डिवाइस के प्रयोग से उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां आ जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अपराधी कई बार चेन स्नैचिंग बड़े शहरों की एक बड़ी समस्या है, और इन चेन स्नैचिंग के मामलों में सामान्यतः अपराधी मोटरसाइकिल और अपने वाहनों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नंबर छुपाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अगर पुलिस को शक भी हो तो उसको पुख्ता करने का कोई आधार नहीं होता, या व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसको जानने का कोई स्रोत नहीं होता। ऐसे में छोटा डिवाइस एक क्रांतिकारी कदम होगा, जिसके माध्यम से हम एक क्षण में पलक झपकते हैं उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जान सकते हैं, और सस्पेक्ट होने की दिशा में उस पर विशेष उसकी जांच कर सकते हैं, उसको जानकारियां निकाल सकते हैं। तो इससे मुख्य तौर पर जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं और चैन स्नैचिंग, लूट जैसी जो घटनाएं हैं उस पर भारी कमी आएगी, उसमें प्रभावी लगाम लगेगी। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 3 शावक में से एक शावक की लापता होने की खबर है। रविवार को सफेद बाघिन रागनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। आज बाघिन के साथ 2 शावक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बाघिन ने रविवार को 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें एक शावक जन्म से कमजोर था। चिड़ियाघर प्रबंधन शावक की तलाश कर रहा है। गुम हुआ शावक बाघिन रागनी का तीसरा बच्चा था। काले रंग के शावक की हलचल नहीं होने से प्रबंधन ने मौत की आशंका जता रहा है। इंदौर जू में बाघों की संख्या 14 पहुंची। इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी से विदा लेने से पूर्व फिर से एक बार हरेली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।